नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और देखिए ये जो हमारा सीरीज है इसमें 4-5 क्लासेज आएंगी, मतलब 5 मान के चलिए, और 5 क्लासेज के माध्यम से जो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब ये हर बार परीक्षा में आते हैं, अल्टरनेट पूछते रहते हैं, तो हम उसी को इसमें कराने वाले हैं और ये पहला ही पार्ट है। तो आइए बिना समय गंवाए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो बौद्ध संगीतियों पे देख लीजिए, कई बार प्रश्न आया है। तो देखिए इसमें क्या है कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। तो प्रथम कहाँ हुई है? राजगिरी में हुई है। 483 ईस्वी पूर्व हुई है, मतलब गौतम बुद्ध के मरने के बाद हुई थी। और अजात शत्रु जो हर्यक वंश के शासक थे, इनके शासनकाल में हुई है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। देखिए आप लोग भी जो 15-20 मिनट यहाँ देंगे तो पेन ले करके बैठिएगा, साथ ही साथ थोड़ा सा वीडियो को रोक करके नोट करते रहिएगा, ताकि जो है यदि आप 15-20 मिनट हमको दे रहे हैं तो वो आपके लिए फ्रूटफुल हो। फिर द्वितीय क्या है? तो राजगिरी के बाद दूसरा हुआ था वैशाली, 383 ईस्वी पूर्व, मतलब 100 वर्ष बाद हुआ था। कालाशोक, जिसे शिशुनाग वंश का शासक है, वो कालाशोक के समय में हुआ था। और सर्वकामी या सावक मीर, ये जो है इसके अध्यक्ष थे। देखिए सर्वकामी भी आ सकता है या सावक मीर भी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अध्यक्ष को लेकर के। फिर इसी तरीके से तृतीय में देखा जाए तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय में हुआ था। और इसमें जो है अध्यक्षता किया था मोगली पुत्र तिस्य ने किया था। और चतुर्थ कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन जो कश्मीर में है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वसुमित्र किए थे। और अश्वघोष जो है इसमें उपाध्यक्ष की भूमिका में थे, मतलब इसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र ने किया था। देखिए यहां लिखा भी हुआ है कि अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे। फिर प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान, तो देखते हैं। तो क्या करता है कि टाइगर जो स्थान है वो दे देगा, और इनकी अवस्थिति आपसे बार बार पूछता है। तो देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नागार्जुन श्रीशैलम, तो ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश का है। दूसरा है अमराबाद, तो अमराबाद जो टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है? तो तेलंगाना में है। फिर बुक्सा जो है ये पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा कहाँ है? तो बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। फिर दुधवा करतनी घाट, ये उत्तर प्रदेश में है, कई बार हमने बताया है। और ओरंग जो है वो कहाँ है? तो ओरंग जो है असम में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओरंग जो है वो असम में है। इसी तरीके से कामलांग कहाँ है? तो कामलांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ओरंग कहाँ है? तो ओरंग असम में है। और कामलांग कहाँ है? तो कामलांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। सिमलीपाल, तो सिमलीपाल उड़ीसा है। और इसके बारे में तो मैं करंट की क्लास में भी बताया था, महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। फिर जनसंख्या के प्रमुख आंकड़े 2001 की जनगणना के अनुसार। तो जनरली करता क्या है कि देखिए आरओ में क्या करेगा, ये दशक दे देगा और ऐसे आपको मिलाने को दे देगा कि किस दशक में कितनी जनसंख्या वृद्धि दर रही है। और जनरली जब ये आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि भाई लेटेस्ट वाला तो सभी लोग पढ़ लेते हैं कि 17.7% जो 2001 से 2011 के बीच हुई है। तो ये पूछ ले तब तो ठीक है, हर जगह बच्चे पढ़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही इधर जाता है तो फिर वो सरदर्द वाला काम होता है। तो एक बार आप बस देख ले। देखिए सबसे ज्यादा कब था? तो 1961 से 71 24.80% था। और कभी भी मिलाने को आ जाए तो जो पिछला ईयर है तो उससे हर बार जो है जनसंख्या घटी रही है। तो ये भी यदि आप ट्रिक लगाएंगे तो आपका बन जाएगा। तो 1961 से 71 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 10 की कितनी रही? 24.80%। और ये भारत की बात हो रही है। फिर 1971 से 81 के बीच 24.66, मतलब मामूली, जो ये 10 साल है 71 से 81 के बीच में बहुत मामूली गिरावट आई है 24.66% की। फिर अगर 1981 से 91 के बीच आप देखेंगे जो 10 की वृद्धि दर रही है जनसंख्या का, वो कितना रहा है? तो 23.87%, मतलब करीब करीब 1% से थोड़ा सा कम गिरावट हुई है। लेकिन 1991 से 2001 के बीच में आप देखेंगे तो 21.54% की गिरावट हुई है। और अगर सबसे ज्यादा गिरावट आप देखेंगे तो 2001 से 11 के बीच में हुई है, और 21.54 से घट करके 17.7 हो गया है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सर्वाधिक जो है 10 की वृद्धि दर आजादी के बाद
कब गिरावट दर्ज की गई है, तो वही 2001 से 11 के बीच में 17.7 है, और इसका अगर आप घटा देंगे तो वो अंतर भी निकल जाएगा। वैसे भी दिख रहा है कि ज्यादा घटा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अंतरिम सरकार के सदस्य एवं उनके विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, और जनरली बच्चे थोड़ा सा पढ़े रहते हैं लेकिन अवेयर नहीं रहते हो, तो वो परीक्षा के समय गलत कर जाते हैं। तो यहाँ हम एक बार जल्दी से रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू का विभाग क्या था, और ये अंतरिम सरकार के सदस्य की बात हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू क्या थे, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के जो प्रमुख थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह, सूचना एवं प्रसारण, इनके पास था। राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य एवं कृषि। जान मथाई के पास था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जान मथाई के पास क्या था, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम के पास श्रम था, और बलदेव सिंह के पास क्या था, तो रक्षा था। इसी तरीके से लियाकत अली खान, ये बेसिकली ये मुस्लिम लीग के सदस्य रहे हैं, और जब बाद में समझौता हो गया तो अंतरिम सरकार में जब मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई, तो लियाकत अली खान को बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिया गया था, वो वित्त विभाग का दिया गया था। और आसफ अली को क्या दिया गया था, तो रेलवे एवं परिवहन का। सी राजगोपालाचारी को क्या दिया गया था, तो सी राजगोपालाचारी को अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला का जो है वो विभाग दिया गया था। इसी तरीके से आई चुंदरीगर जो है वो वाणिज्य मंत्री थे। गजनफर अली खान कौन थे, ये स्वास्थ्य मंत्री थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो विधि मंत्री थे। ये अंतरिम सरकार की बात है, तो इसका ध्यान रखेंगे, और इसको भी आप लोग जो है देख लेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये हमारा जो है मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो आप लोग जो है अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़िए, क्योंकि यहाँ करीब हमारा प्रयास यही है कि मुख्य परीक्षा में आपको 750 प्लस प्रश्न कराएं। आपको डेली हम प्रश्न देंगे, आप इस तरीके से लिख करके दिखाएंगे, जो भी कमी रहेगी वो मार्किंग होगी, मूल्यांकन होगा, बताया जाएगा। और साथ ही साथ जो है सेम डे जो है वो मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो इसी तरीके से प्रत्येक टॉपिक से जितने भी आपके पेपर हैं वहां से हमारा यही उद्देश्य है कि 750 प्लस प्रश्न करा करके मुख्य परीक्षा में आपको भेजें, ताकि आप वहां जो है बहुत सहज स्थिति में रहें। तो नंबर फ्लैश कर रहा है, अधिक जानकारी के लिए आप वहां फोन कर सकते हैं। अब देखिए, भारत के जो प्रमुख दर्शन है और उसके प्रवर्तक, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यदि आप लोग के जेहन में पीवाईक्यू होगा तो आप लोग को पता होगा। तो न्याय दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य गौतम है। न्याय दर्शन के आचार्य गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी है। योग के पतंजलि हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। देखिए, इसमें क्या है कि न्याय दर्शन आचार्य गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, योग पतंजलि। सांख्य दर्शन के जो है कौन है, तो कपिल मुनि है। और वैशेषिक के कौन है, तो कणाद या उलूक। कणाद या उलूक, देखिए ये बेसिकली कणाद ही आता है, या अगर उलूक रहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो कणाद या उलूक आए तो ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। और उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण। उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण। और चारवाक के तो चारवाक स्वयं खुद ही हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जनरली यहाँ से ऐसे मिलाने को दे देता है, 4 दे देगा, और आपको सुमेलित करने को देता है। तो अगर ये चीजें रहेंगी तो आप फिर गलत नहीं करेंगे। फिर प्रमुख समितियां, उसके अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। और कभी कभी प्रारूप समिति के सदस्यों को लेकर के भी प्रश्न आता है। तो देखिए, वो 7 सदस्य था, लेकिन उसमें अध्यक्ष भी शामिल थे, मतलब अध्यक्ष समेत 7 सदस्य, यानी कि 6 + 1, 6 सदस्य थे और एक इसमें अध्यक्ष थे, मतलब 7 सदस्य था। लेकिन इसको लगाइएगा कितना, 7 सदस्य, लेकिन इसमें अध्यक्ष भी इंक्लूड थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे क्या है, जवाहरलाल नेहरू से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति, तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, न कि JB कृपलानी। देखिए, बहुत से किताबों में कहीं कहीं JB कृपलानी भी मिला है, तो JB कृपलानी एकदम रॉन्ग है, एकदम गलत है, आप लोग उसको कतई मत लगाइएगा। यहाँ कौन होंगे, राष्ट्रीय जो ध्वज संबंधी समिति है
तो ये इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखिए प्रांतीय संविधान समिति की बात आ जाए तो पटेल थे, और संघ संविधान समिति की यदि बात आ जाए तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और राज्यों के लिए जो समिति का गठन किया गया था, इसकी भी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। तो राज्यों के लिए जो समिति थे उसका भी अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ क्या है कि आप लोग के जेहन में रहता है कि पटेल ने जो है 562 रियासतों का एकीकरण किया था, तो रियासती मामलों की जो मामले हैं उसके जो है हेड है कहीं न कहीं पटेल है, वो दिमाग में रहता है। तो इसी तरीके से राज्यों के लिए जो समिति की बात आती है तो आप लोग पटेल लगा देते हैं, और जनरली गलत है। देखिए राज्यों के लिए जो समिति का गठन हुआ था उसके हेड तो यही थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति का जो अध्यक्षता किसने किया था? तो इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकारों की जो समिति बनी थी जिसके लिए, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला देखते हैं, संविधान के प्रमुख भाग, विषय और संबंधित अनुच्छेद। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए तो नंबर 1 जो भाग है, भाग 1, उसमें क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र उल्लिखित है। और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 1 से 4 तक जो है वो संबंधित है किससे? तो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित। और 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, कई बार पूछा गया है। जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। और 21 आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, तो आर्टिकल 5 से 11 वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 से 11 जो है वो भाग 2 के नागरिकता से संबंधित है। फिर भाग 3 क्या है? तो भाग 3 आप सभी लोग जानते होंगे, मौलिक अधिकार है, और ये 12 से 35 है। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 4 क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। फिर भाग 4 ए क्या है? तो भाग 4 ए जो है वो मौलिक कर्तव्य है, और ये 51 क में जो है इसके जोड़ा गया है। 51 ए जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और जो 5 है वो संघ से संबंधित है। 5 जो है भाग 5 संघ से, और ये 52 से लेकर के 151 अनुच्छेद तक संघ का प्रावधान है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जो है साथ साथ इसको नोट करते रहिए। फिर 6 भाग देखा जाए तो भाग 6 में है राज्य सरकारें, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य सरकारें हैं। और 152 से कितना है? तो 237। 152 अनुच्छेद से लेकर के 237 तक का उपबंध किसके लिए किया गया है? तो राज्य सरकारों के लिए किया गया है। फिर भाग जो 9 है वो पंचायतें हैं, और पंचायतों में 243 से 243 ऋ तक इसमें सम्मिलित है। इसी तरीके से भाग 9A, भाग 9A में जो है वो नगर पालिकाएं हैं। भाग 9A में जो है वो नगर पालिकाएं हैं, और ये 243 तय से 243 ये 6 तक है। और अगर भाग 9 ख की बात की जाए तो भाग 9 ख किससे संबंधित है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं, और वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछा गया और ये आप लोगों का होमवर्क है। फिर भाग 11 अगर देखें तो संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करता है, 245 से 263। और भाग जो है 15 की बात करें तो ये निर्वाचन से संबंधित है, 324 से 329 के बीच में है, निर्वाचन से संबंधित है भाग 15। और इसी तरीके से भाग 16 किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। और भाग 17 क्या है? तो भाग 17 वेरी इंपॉर्टेंट है, राजभाषा। मतलब राजभाषा का उल्लेख कहाँ है? तो भाग 17 में है। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच। अनुच्छेद 343 से 351 के बीच राजभाषा का है। और राजभाषा कब है, कहाँ है? भाग 17 में। इसी तरीके से भाग 18 में आप देखेंगे तो ये आपात उपबंध का उल्लेख है, और 352 से 360 तक की चीजें हैं। आपात उपबंध की बात है भाग 18 में, 352 से 360। आप लोग जानते ही होंगे कि जो 3 आपात लगाए जाते हैं वो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, चाहे वित्तीय आपात हो, चाहे सशस्त्र विद्रोह वाला हो, या बाह्य आक्रमण वाला हो। फिर
भाग 20 में क्या है, तो भाग 20 में संविधान का संशोधन है, आर्टिकल 368। संविधान संशोधन की बात किसमें की गई, आर्टिकल 368 में, और ये भाग 20 में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भाग है। देखिए इसमें कुछ चीजें मैंने छोड़ा है, तो वो छोड़ा है तो उसको लेकर के आप ये मत सोचिएगा कि सर बीच में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन यहाँ चूंकि समय कम है तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो बहुत बार बार आ रहे हो वो चीजें हम करा दे। बाकी तो पढ़ने के लिए तो आप कितनों भी पढ़ लीजिए, परीक्षा है वो कम ही है। तो इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है, तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। और यदि आपको ये लग रहा होगा कि सर ये जो पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो मैं बार बार कहता हूँ कि इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग जो है समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ ये दो हमारे चैनल हैं यूट्यूब के, एक तो संदीप मिश्रा ऑफिशियल, दूसरा समृद्धि आईएएस, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं। तो ये दोनों चैनल आपके हैं और इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये आप ही के चैनल है और इसे आगे बढ़ाइए। और अगर आपको हमसे बात करनी हो या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हो तो 7303307507 पे आप जो है संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, और जल्दी जल्दी मिलेंगे। मेरा ये प्रयास है कि आपको जो है 20 तारीख के पहले पहले जितना भी वीडियो संस्थान का पढ़ना है 20-22 तक सब पढ़ जाए, ताकि फिर वो 4-5 दिन आपका पूरा अपना रिवीजन वाली चीजें रहे, आपको फिर और कुछ अन्यत्र पढ़ने की जरूरत ना रहे। तो चलिए पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।